पोस्टमैन बड़ी देर से दरवाजे की घंटी बजा रहा था। शायद सुषमा कहीं व्यस्त थी। घंटी की आवाज़ सुन दौड़कर दरवाज़ा खोला। कोई चिट्ठी थी गुलाबी लिफाफे में। धड़कते दिल से लिफाफा खोला। पता नहीं किसकी है। आजकल ईमेल के ज़माने में किसने लिखी चिट्ठी? जानी पहचानी यादों की धुंध में लिपटे मोतियों से अक्षर। अदृश्य दीवारें हटने लगी। एक चेहरा उभरने लगा यादों में। नेहा, वो गोल मटोल भोला भाला सांवला सौंदर्य मानो मुस्कुरा उठा। कैसी हो मौसी? मुझे भुला दिया ना? यादों के खजाने में दफन मेरी यादों को मुक्त करके मुस्कुराओ ना मौसी। आ रही हूँ आपके पास, अपनी माँ के पास। 18 को मेरी शादी है, आपके ही घर से। समय कम है, बस तैयारियों में व्यस्त हो जाओ। मिलूंगी जल्दी ही। हाँ हाँ, यह अपनी नेहा ही है। ऐसे ही बातें करती थी हमेशा पगली। सुषमा भौचक थी। हंसे या रोए, जिसके खो जाने पर पल पल उसकी यादों में रातों रोती रही। वह अचानक यूं मिल जाएगी, सोचा ना था। आंखों से बहते आंसू उस पत्र को भिगोते रहे। वह चुपचाप खड़ी सोच रही थी। अचानक कंधे पर अजय का हाथ महसूस कर चौंकी। किसकी चिट्ठी है सुषमा? उसने चुपचाप पत्र बढ़ा दिया। वह भी चकरा कर बैठ गए पलंग पर। आज इतने सालों के बाद कहाँ थी वह, किसके पास थी? पर मन में उमड़ते घुमड़ते इन सवालों का जवाब नेहा ही दे सकती थी। सुषमा ने आंसू पोंछ अजय का हाथ थाम कहा, चलिए समय कम है और शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है। गहने, कपड़े, बारातियों का स्वागत, पता नहीं क्या क्या। सुषमा का गला रुंध गया था। यादें उसके आसपास सावन के बादलों की उमड़ घुमड़ रही थी। वह दिन जब ट्रेन एक्सीडेंट में मृत दीदी और जीजा जी की एकमात्र संतान नेहा को माँ ने उसकी झोली में डाल कहा था, अब तू ही इसकी माँ है, संभाल बेटा। संतान सुख से वंचित सुषमा की आंखें बरस उठी थी। नेहा को कलेजे से लगाए ससुराल लौटी थी सुषमा। अजय ने गले से लगा लिया था उस नन्ही सी जान को। बस उसके सास ससुर ने जल्दी उसे नहीं अपनाया। पुरानी रूढ़ियों में जकड़े उनके विचारों में इतनी जल्दी बदलाव नहीं आ सकता था। अपना वंश, अपने खून की चाहत वे कैसे भुला देते? यह बात वे दोनों अच्छी तरह समझ गए थे। पर नेहा के आने से उनका सपना जैसे साकार हो गया था, क्योंकि वे समझ रहे थे कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। बस उनके पूरे घर आंगन में नेहा की किलकारियाँ गूंजी। नन्हे कदमों की आहट से मन का कोना कोना महक उठा। और जब पहली बार माँ कहा नेहा ने, तो वह निहाल हो उठी थी। पर ना जाने कब बड़ी होती नेहा को उसकी सासू माँ ने यह एहसास करा ही दिया कि वह उसकी सगी माँ नहीं, मौसी है। पर यह बात उसके बाल मन ने कभी स्वीकार नहीं की थी। वह चुपके से कभी कभी उसे माँ पुकार उठती। कब नेहा बड़ी हुई, कब स्कूल गई और कब डांस प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटते समय वह क्रूर भयानक हादसा उसे याद कर सुषमा कांप उठी। सहेलियों संग हंसती खेलती नेहा जब उनसे अलग होकर गली के मोड़ पर पहुंची, तो अचानक शराब पिए झूमते झामते कुछ सिरफिरों की टोली ने उसे घेर लिया। वह अकेली डरकर चीखती चिल्लाती अपना बचाव करती रही। उन भेड़ियों से वे बलिष्ठ थे और उस पर भारी पड़ रहे थे। वह छोटी सी बच्ची सिंहनी की तरह उनका सामना करती रही। अपना भारी बस्ता पूरी ताकत से घुमाती रही। दांतों से काटा। अंततः एक बड़ा पत्थर उठाकर उनमें से एक के सिर पर दे मारा। उस 12 वर्षीय किशोरी के अंतर्मन में उस हादसे ने गहरी जड़ें जमा ली थी। सुषमा की गोद में रोते सिसकते रात भर कांपती रही नेहा। ईश्वर ने उसके साहस को नमन कर उसे सुरक्षित बचा तो लिया था, पर उसके कोमल मन ने जो घाव खाए थे वे ही नहीं भर पा रहे थे। उसकी सासू माँ कुछ भी अघटित न होने पर भी वे उसे ही दोषी मान रही थी। कितने लांछन, कितने आरोप। वह बच्ची थी, क्या जानती थी दुनिया के प्रपंच की बातें। वह घुट रही थी मन ही मन। कई रातों तक सोई नहीं थी, न कुछ पीती। वह चंचल मैना चहकना ही भूल गई थी। सासू माँ उसे झूठी, मक्कार, ना जाने क्या क्या कहती रहती और वह चुपचाप अपनी नम आंखों से उन्हें देखती रहती।
अजय भी माँ से कुछ नहीं बोल पाते थे। बूढ़ी हैं, पुरानी विचारधारा की हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर वह दिन कभी नहीं आया और एक रात घर से कहीं चली गई नेहा। सुषमा तो जैसे पागल हो गई थी। अजय रात भर खोजते रहे उसे, पर नेहा तो जैसे पटल में समा गई थी। सुषमा के जीवन की शून्यता पूर्ण नहीं हो पाई थी। वह उसके दीदी की भी एकमात्र संतान, उनकी आखिरी निशानी थी। वह उसके दीदी जीजा की एकमात्र संतान, उनकी आखिरी निशानी थी। उसकी ममता एक बार पुनः पराजित हो गई थी। बाद के वर्षों में सासू माँ नहीं रहीं, फिर ससुर जी, और वे दोनों अकेले रह गए थे। धीरे धीरे अकेलेपन की आदत पड़ गई थी और नेहा की यादें धुंध में कहीं खो गई। गैस पर दूध उबलने रखा था। गर्म चाय से उसका हाथ जलते ही वह घबराकर अपनी तंद्रा से लौट आई। आंसू पोंछ शीघ्रता से कार्य निपटाया। शाम को खरीदारी की लिस्ट तैयार करने बैठ गई। अचानक सुषमा एक उमंग उत्साह से भर उठी। उसकी बेटी की शादी है, कौन सा रंग उस पर फबेगा, कैसे गहने खरीदे, कैसी दिखती होगी वह, क्या उस पर लाल रंग अब भी खिलता होगा। वह मुस्कुरा उठी। विवाह से ठीक 2 दिन पहले नेहा आ गई थी। सुबह सुबह बड़ी सी काले रंग की गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर ने सैल्यूट देकर खोला। वह धड़कते दिल से देख रही थी। एक सांवली सलोनी युवती, कंधों तक लहराते बाल, हिरनी सी काली आंखें, गुलाबी साड़ी में। हाँ हाँ, यही है उसकी नेहा। वही तो थी, बिल्कुल वन देवी की तरह खूबसूरत। उसने दौड़कर सुषमा के चरण स्पर्श किए और गले लग गई। कैसी हो मौसी? उसकी भी आंखें उठी थी। फिर अजय को प्रणाम कर पूछी, कैसे है मौसा? अजय ने बाहें फैला बेटी को थाम लिया था। उसके पीछे 2 शालीन सज्जन से वृद्ध दंपति भी थे। मुस्कुराते हुए सुषमा और अजय ने उनके पांव छुए और स्वागत किया। रात को गर्म कॉफ़ी पीते हुए नेहा ने बताया कि वह भागकर किस यात्रा के लिए कहाँ बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल आई थी। दादी माँ ने मुझे धमकाया था कि भाग जा यहाँ से, वरना वो बुरा हाल करूँगी तेरा कि उनकी बातें सुन सुनकर पड़ोस वाली मेरी सहेलियाँ मुझसे बात नहीं करती थी और उनकी माँ मेरे साथ उन्हें खेलने से मना करने लगी थी। मैं डर गई थी मौसी, क्या करती? आप लोगों को बताने पर भी दादी नाराज़ होती। कहाँ जाऊँगी नहीं जानती थी, बस घर से निकल पड़ी थी। रास्ता अंधेरा था और मेरे पीछे कुत्ते भौंकते हुए दौड़ रहे थे। मैं उनसे बचने के लिए दौड़ती दौड़ती रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। सन्नाटा था। मैं एक कोयले वाली मालगाड़ी में छुप गई। रात भर वहीं बैठी रोती रही थी। सुबह कोयले की ढुलाई करने वाले मजदूरों ने मुझे देखा तो भौंचक रह गए। उन्हें देख मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और वे सब मुझे चुप कराते रहे और मुझे अपने साथ ले गए, खाना खिलाया। जब मेरा नाम पता पूछा तो भयवश मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं वापस नहीं आना चाहती थी। घर परिवार से दूर रोजी रोटी कमाने आए उन गरीब मज़दूरों ने मुझे बेटी की तरह प्यार दुलार दिया। वे दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर थे, कोयला ढोने, रेलवे लाइन बिछाने का काम करने वाले। मैं उनके साथ बहुत दिनों तक रही, पर जब उनका काम ख़त्म हो गया तब उन्होंने मुझसे फिर पूछा, बेटी अपने घर जाओगी? पता मालूम हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। पर मेरी चुप्पी से वे विवश थे। मैं तो केवल कानपुर का नाम जानती थी, पर घर कहाँ है याद नहीं था। उन भोले भाले मज़दूरों ने मुझे पुलिस के पास नहीं दिया कि वे पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे या कहीं उन्हें ही लड़की को अगवा करने के जुर्म में न फंसा लें। उन्होंने पड़ोस में रहने वाली दादी माँ कमला गुप्ता के पास भेज दिया था। उनके यहाँ कुछ लड़कियाँ किराए में रहकर पढ़ती थीं। उनके पति सेना में कार्यरत थे, अतः उन्होंने मेरे मासूम बचपन को ध्यान में रखकर प्यार से मुझे भी अपना लिया था। वे निसंतान थी, मुझे अपनी नातिन मानकर पढ़ाया लिखाया। उनके प्यार दुलार से मैं बिखर गई थी और टुकड़ों में अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन योग्य
और सक्षम बनकर वापस लौटना। आज मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ। मौसी माँ राजेश, मौसी माँ निखिल मेरा बैचमेट है और दादी माँ का रिश्तेदार भी। मेरा विवाह मेरे ही सहकर्मी और मेरी पसंद है। 18 तारीख को वे बारात लेकर आएंगे। मेरी किस्मत अच्छी थी मौसी कि मुझे अच्छे लोग मिले, पर मैंने अपने जैसी हज़ारों लड़कियों को भटकते देखा है। अब मैं उनके लिए कुछ बड़ा काम करूँगी। मैं उनकी पीड़ा समझती हूँ। अगर माँ बाप अपने बच्चों को समझते तो इतनी लड़कियाँ आज सड़कों पर नहीं भटकती ना मौसी माँ। इस दौर में मैंने यह भी सीखा मौसी कि सभी पुलिस वाले भी अविश्वसनीय नहीं होते। मुझे उन लोगों ने बहुत प्यार व सम्मान दिया है और आप लोगों को खोजने की बहुत कोशिश की, पर आप नहीं मिले। फिर जब आपका पता चला तो आपसे मिलवाने में एक पल की देरी भी नहीं की कि कन्यादान का हक तो आपका ही है। फिर प्यार से सुषमा की गोद में सिमट बिलक उठी। मुझे माफ़ कर दो मौसी माँ। नेहा की बातों पर अविश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उसकी सच्चाई उसके आंसू बयां कर रहे थे। सुषमा को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। काश वह किसी की परवाह नहीं करती और अपनी बेटी के हक के लिए माँ से, समाज से लड़ जाती तो ऐसा नहीं होता। सुषमा सोच रही थी। विकृत रूढ़ियों और अपरिपक्व सोच वाली एक बुजुर्ग महिला ने उसे सड़कों पर भटकने के लिए विवश किया तो एक परिपक्व, मानसिकता सुलझे सोच वाली कमला जी ने उसे जिंदगी दी। वह भाव विह्वल हो उठी। उसने वहीं बैठी कमला जी के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने सुषमा को सहारा दिया। सारा सवाल तो इसी सोच का है। हमें समाज के साथ बदलना ही होगा। हम अपने बच्चों पर अविश्वास करके ही उन्हें मौत की ओर ढकेलते हैं। रोती हुई नेहा को बाहों में समेटे सुषमा बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, आज वर्षों बाद बसंत लौट आया है। जीवन में अनेक पतझड़ के थपेड़े सहने के बाद लौट आया है उसका बसंत। अब इसकी कोमल पंखुड़ियों को मुरझाने से बचाना ही होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। सुमन ऑफिस से आए तो उसे ताला ना खोलना पड़े, बस यही चाहता हूँ। मम्मा पापा आप भी वहाँ जाकर उसके फ्लैट में रहिए, आशीष बोलकर चला गया। सारी जिंदगी अपना घर बनाने के लिए पाई पाई जोड़ते आए। बच्चों की पढ़ाई, करियर पर हो रहे खर्च से अपना घर सपना लगने लगा था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जाकर अब सुकून से अपने घर में रहने का सुख मिला तो बेटा चाहता है जहाँ जहाँ बहू ट्रांसफ़र होकर जाती रहे वहाँ हम चौकीदारी बनकर उसके पीछे चलते रहें। श्यामलाल जी भड़के, क्या करे तो इस कोठी का, अकेले बच्चों के बिना क्या मन लगेगा। होती भी हमारे साथ नहीं रुकती, माँ के लिए रोती है। बहू के ऑफिस आवर्स में वो अकेली रह जाएगी घर में, उसके लिए ही चलो, चलिए सामान बांधिए, चलते हैं। सारिका जी घुटने पकड़कर उठने लगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में आह निकलती है, लेकिन बेटे का अंधा मोह सफर के लिए तैयार हो जाती हो। श्यामलाल जी और सारिका दोनों सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। ईट ईट जोड़कर एक छोटा सा आशियाना बनाया। दोनों पति पत्नी ने बहुत सारे सपने सजोए थे। मार्बल का मंदिर, पार्क में झूला, बालकनी में लगे भांति भांति के पौधे। सोचा था भागदौड़ वाली जिंदगी के आखिरी पड़ाव में कुछ पल पति पत्नी सुकून से बिताएंगे, लेकिन बहू बैंक में ऑफिसर, आए दिन प्रमोशन और ट्रांसफ़र के चलते शहर बदलते रहते। आशीष अपने बिजनेस की वजह से घर रुक जाता और माता पिता को बहू के पास भेज देता। शुरू में तो बहू की तरक्की से खुश होते सास ससुर बहू के फ्लैट में खुशी खुशी जाकर रहते, लेकिन अब शरीर जवाब देने लगा था। रोज रोज के धक्कों से वो परेशान हो चुके थे। अब वो ठहरना चाहते थे। मम्मी पापा आप लोगों को बस स्टॉप छोड़ आता हूँ। बेटा माँ को आर्थराइटिस की तकलीफ है, इस हफ्ते रहने दो, अगले हफ्ते चले जाएंगे। मम्मा ने इस ईंट पत्थर के मकान में मोह फंसा रखा है। बहू पोती अनजान शहर में अकेले हैं, वो नहीं दिखाई देता। मैं हूँ ना आपके घर की देखभाल के लिए, आपके प्राण से प्यारे पौधों को संभाल लूँगा। माँ
इस उम्र में इन भौतिक वस्तुओं में मोह डालना कहाँ तक सही है। सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे की छींक से वो छुट्टी ले लेती थी, सारा दिन पास से हिलती नहीं थी, आज उस बेटे को उसके घुटनों का दर्द नाटक लग रहा है। चिंता है तो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्ची की। क्या ये बूढ़े माता पिता उसके लिए कुछ नहीं? चलो सारिका, श्यामलाल यूं तो बहू को ना आ पाने का फोन कर चुके थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें रवाना होना पड़ा। बस से नीचे उतर दोनों पति पत्नी में से किसी ने भी बेटे बहू को पहुंचने का फोन नहीं किया। मन ही इतना खराब था। फ्लैट की दूसरी चाबी श्यामलाल के पास थी। सोसाइटी का गार्ड भी उन्हें सैल्यूट मारता था। आ गए बाबूजी। बड़ी तकलीफ होती है देखकर आपको। इस उम्र में ये आना जाना करना पड़ता है। यहीं क्यों नहीं रुक जाते? सफ़र में पीड़ा होती होगी। नहीं बेटा, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। हम दोनों की पेंशन, LIC और दूसरे सैकड़ों काम होते हैं। बेटा बिजनेसमैन है, घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता। शनिवार रविवार यहाँ अपने परिवार के पास आ जाता है, तो महीने में एक बार तो हमें जाना ही पड़ता है। खून पसीने से बनाया है वो घर, हमारे लिए मंदिर की तरह है, सो जाए बिना मन नहीं लगता। श्यामलाल और सारिका बहू के फ्लैट पर पहुँचे तो बाहर से ही तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। दोनों के पैर वहीं थम गए। रसोई की खिड़की से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दोनों दरवाजे के पास खड़े हो गए तो कुछ आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है मिसेस वर्मा, इस बार सुमन ने पार्टी अपने फ्लैट में रखी है। सास ससुर का आने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, सो आज़ादी का जश्न मना रही है। सही बात, हर इंसान को प्राइवेसी चाहिए। ये तो प्रमोशन एक्सेप्ट करती है ताकि ट्रांसफ़र हो जाए, सास ससुर के घर में न रहकर इन रेंट वाले फ्लैट में सुकून से रह सके। लेकिन इसके पतिदेव आशीष बूढ़े बूढ़ी को ढकेल के यहाँ भेज देते हैं। मेरी पत्नी अकेली है, अब ये नहीं समझते। अरे वो अकेली नहीं, आज़ाद है, अपनी मर्जी की मालकिन है, सास ससुर की चिक से दूर है। सारिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस बहू के करियर के लिए इतना कुछ किया, उसकी गर्भावस्था से लेकर बच्ची की 7 साल तक की परवरिश में जिस सास ससुर ने इतना सहयोग दिया, उसको ये सुनहरा भविष्य दिया, आज वो उनसे जान छुड़वाने के मंसूबे बना रही है। श्यामलाल जी ने बैग उठाया और कदम पीछे खींच लिए। चलो भाग्यवान, यहाँ से। बहू ने तो हमारी दुविधा आसान कर दी। अब हमें कहाँ रहना है ये क्लियर हो गया। चलो, हमें दूसरी बस जल्दी मिल जाएगी। बहू को उसकी आज़ादी मुबारक। सारिका ने आंसू पोंछे, पति का हाथ थामा और दोनों अपने घर को निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।